बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाम सुना होगा, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। जो मतलब सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो यहाँ से मिलती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं। तो इसकी शक्ल में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही से मिलती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे थोड़े से डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के ऊपर। डिस्कवरी जो है वो 1850 में 1850 में कोलेकर ने की थी। किसने? कोलेकर ने 1850 में इसकी डिस्कवरी की थी। इसका डायमीटर जो है वो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है। लेंथ जो है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। लेंथ 1 से 10 माइक्रोमीटर के दरमियान, और डायमीटर जो है वो 0.5। मतलब इस लिहाज से देखा जाए यूँ तो मतलब लेंथ अगर देखी जाए ना तो लेंथ इसकी ज़्यादा है और डायमीटर कम है। ठीक है, अच्छा आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ है। तो ये वेसिकल रॉड और फिलामेंट स्ट्रक्चर, मतलब रॉड्स की शक्ल में, फिलामेंट्स की शक्ल में या वेसिकल की शक्ल में आपको नज़र आएगा। लेकिन नॉर्मली ये ऐसी शक्ल में नज़र आता है जिस तरह आप ये देख रहे हैं। तो दूसरी बात इसके बारे में आप याद रखें कि यंग आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन मैच्योर रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ठीक है, वो भी मतलब एक रीज़न है। मतलब आप कह सकते हैं कि वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में मौजूद होता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है सब में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें तो नहीं होता। ठीक है, वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने भी सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक सेल में। अब चूँकि रेड ब्लड सेल भी यूकैरियोटिक सेल है लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन उसकी एक वजह है, एक रीज़न है। रीज़न ये है कि शुरू में जब ये यंग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में ये निकल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाता है सेल से। और इसकी वजह यह है कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो ज़ाहिर बात है अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरह के ऑर्गेनेलीज, काफ़ी सारे और भी ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस भी है, अगर ये चीज़ उसके अंदर पड़ी रहेगी तो उसको फिर ऑक्सीजन को जगह देने के लिए और हीमोग्लोबिन को जगह देने के लिए रेड ब्लड सेल के अंदर जगह नहीं बचेगी। तो वो जगह बचाने के लिए उसको खाली किया जाता है ताकि ज़्यादा स्पेस बच जाए और वो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके और ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके। ठीक है, तो इस वजह से मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है। अब आते हैं इसके मतलब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आप ये देखिए, ये एक मेम्ब्रेन आपको ये नज़र आएगी और एक मेम्ब्रेन आपको ये नज़र आ रही है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो देखिए आप स्मूथ है, ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ आपको नज़र आ रही है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है। ये इनर मेम्ब्रेन को आप देखो तो ये फोल्डेड है, ये देखिए इसमें फोल्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, ईच फोल्ड हर एक फोल्ड को क्या कहते हैं? ये फोल्ड को क्या कहते हैं? क्रेस्टी कहते हैं। हर एक फोल्ड को अलग अलग फोल्ड को क्रेस्टी कहते हैं। ठीक है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि ये मैनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसके अंदर पड़े होते हैं। काफ़ी सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स किस मकसद के लिए? क्रेब्स साइकिल के लिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो फिर ये बातें वाजे हो जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या चीज़ है और क्या कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो है वो क्या है। असल में ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। सेल के अंदर फिर मजीद जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इस ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। नॉर्मली अगर ग्लूकोज को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दे, उसकी ग्लाइकोलिसिस की जाए, ठीक है, तो वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दो पायरोविक एसिड में। तो लेकिन उससे एनर्जी बहुत कम मिलती है, एटीपी बहुत कम हमें मिलती। इस वजह से हमें चाहिए कि इससे ज़्यादा एटीपी हासिल हो। तो ज़्यादा एटीपी हासिल करने के लिए फिर वही पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर दो प्रोसेस होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 36 एटीपी आ जाते हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन जाता है। ठीक है, तो असल में ये जो दो प्रोसेस होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और ये इन दो प्रोसेस के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट्स भी रिक्वायर्ड है। तो वो चीज़ें फिर जो क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ी होती है। ये देखिए अंदर ये मैट्रिक्स है, इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, आल्सो कंटेन सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम, इसमें सर्कुलर डीएनए भी पड़ा होता है और राइबोसोम्स पड़े हुए, लेकिन 70s, 80s नहीं, 70s। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि इस ऑर्गेनेली के अंदर अपना जो है डीएनए मौजूद है और इसके अंदर राइबोसोम मौजूद है, तो ये क्लियर कट हमें बताता है कि ये ऑर्गेनेली जो है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है, खुद को रिप्लिकेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल अब देखें। ठीक है, इधर अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं राइबोसोम्स पड़े हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे रेड कलर के ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं। ये देखें आप, ये क्या पड़े हुए हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। ये देखिए इस तरह की शक्ल होगी उसकी, और इसके एक सिरे को जो कि छोटा है उसको F0 कहेंगे, और जो बड़ा वाला सिरा होगा उसको हम F1 कहेंगे। तो F0 F1 ये दो इसके हिस्से हैं, और ये जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। और दूसरी बात ये कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होता है। मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ब्रेकडाउन होती है, मतलब एनर्जी का जो प्रोसेस चलता है एनर्जी बनने का, तो उसमें ये रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। ठीक है, बायो एनर्जेटिक में इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपको हेल्प करते हैं। फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। जो कोई कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है उसको क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और इसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ये क्या करता है, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो प्रोसेस करता है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, रेस्पिरेशन को देखा जाए तो वो तीन प्रोसेस पर मुश्तमिल है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होता है साइटोप्लाज्म में, फिर अंदर जाके क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो ये दो प्रोसेस जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेली सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फॉर रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की शक्ल में। ठीक है, ये तो बात हमने पहले बताई है। आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में बताऊं, बाकी ये चीज़ इसमें ज़्यादा कोई मतलब जो है ना डिटेल नहीं है। वैसे ये जगह देखें, ये दो मेम्ब्रेन के दौरान जो ये दरमियान जो जगह है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये जो आपको फोल्ड नज़र आ रहा है इसको क्रेस्टी कहते हैं। अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, राइबोसोम पड़े हुए, ये इसके जो अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं सब की सब चीज़ों को। और ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन ये फोल्डेड है। इसके अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल ये पड़े हुए हैं, जिसका एक साइड F0 कहलाता है, दूसरा F1 कहलाता है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान यूज़ होते हैं। अच्छा, पॉइंट्स क्या है, रिचर्ड ऑल्टमैन जो है 1890 में इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले नाम दिया गया था बायोब्लास्ट का, जो कि 1890 में दिया था। हालांकि इसकी डिस्कवरी 1850 में हो चुकी थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम फिर कार्ल बेंडा ने दिया 1898 में। 1898 में कार्ल बेंडा एक साइंटिस्ट है जिसने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ठीक है, तो ये टेस्ट के लिहाज से आप लाजमी याद रखें, कुछ पॉइंट्स हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल ये एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होते, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो एटीपी साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होती है मीजोसोम में। साइटोप्लाज्म में जो जगह है साइटोप्लाज्म में उसको क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। और वहाँ कौन सा एक्शन होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी वहाँ पे बनती है। ठीक है, वो फिर आगे जाके बैक्टीरिया वगैरह के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह होती है। लेकिन इधर चूँकि टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का था, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिटेल में बता दिया कि स्ट्रक्चर इसका किस तरह है, काम इसका क्या है, और सिंपली हम यह कह सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।